So, good morning, students. Welcome back to our part 6 of human health and diseases. Hope you all might have understood all the 5 parts which we have studied before. So, today we are going to deal with our last topic, that is drugs. As you all know, what is a drug? सभी को पता है ड्रग्स के बारे में. सो ड्रग क्या है? इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस जो क्या करता है, हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको चेंज कर देता है. तो ड्रग क्या होगी इसकी डेफिनेशन? ड्रग इज़ अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन अल्टर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी. अब ड्रग्स का यही मतलब नहीं है कि हम चरस, अफीम, मॉर्फिन इन्हीं की बात करें. ड्रग्स जो होते हैं उसके अलावा भी फिजिशियंस भी इनको प्रिस्क्राइब करते हैं टू क्योर डिजीज़ेस, जिससे कि हमारा फिज़िकल और मेंटल फंक्शंस जो है वो इन्हांस हो. कभी हमारी बॉडी को कुछ प्रॉब्लम होती तो भी ड्रग्स जो हैं वो दिए जाते हैं, लेकिन उसको जो फिजिशियंस या डॉक्टर्स जो हैं उसको प्रिस्क्राइब करते हैं. कुछ खास इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती है एग्जैक्टली वो क्या है? दे आर ऑल्सो द ड्रग्स. लेकिन जब कोई पेशेंट उन ड्रग्स पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाए, जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर नींद नहीं आ रही है, नॉर्मल कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको डॉक्टर रेस्ट देने के लिए सोने की दवाई या नींद आने की दवाई जो है वो देता है. लेकिन अगर वो पेशेंट कम्प्लीटली उन्हीं ड्रग्स पे डिपेंडेंट हो जाए कि वो सोने की कोशिश ना करे, और इट मे दैट पर्सन मेक्स अ हैबिट ऑफ रेगुलरली टेकिंग दो स्लीपिंग पिल्स, दैट इज़ कॉल्ड एज ड्रग डिपेंडेंस. उसको हम क्या कहते हैं? ड्रग डिपेंडेंस. तो क्या हो गए ड्रग क्या हो गए? दे आर द chemical substance which when taken alters the metabolism of the body. And uses क्या हैं? The uses are cure diseases, enhance the physical and the mental functions, in fight against infection, and when a patient they become completely dependent on these drugs, this is called as drug dependence. ड्रग एब्यूज़ आपने काफ़ी बार सुना होगा. व्हाट इज़ ड्रग एब्यूज़? तो अगर नॉर्मल क्लिनिकल यूज़ के लिए अगर कुछ अमाउंट में ड्रग्स का यूज़ किया जाता है दैन इट्स ओके. लेकिन अगर कंटिन्यूसली जब हम उसका यूज़ करते जाते वो हमारी एक आदत बन जाता है, तो इट इज़ कॉल्ड एज ड्रग एब्यूज़. सो व्हेन ड्रग्स आर टेकन फॉर अ पर्पस अदर देन देयर नॉर्मल क्लिनिकल यूज़, मतलब सिर्फ हम नींद आने के लिए या ऐसे ही अपनी जो वास्तविक ज़िंदगी है उससे अलग हट के सोचने के लिए हम इसको सिर्फ अपने आनंद के लिए अगर यूज़ करें, दैट इज़ कॉल्ड एज ड्रग एब्यूज़. सिर्फ हमारी जो फिज़िकल या फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो चल रहे हैं उसमें थोड़ा सा चेंज करने के लिए, अगर हमारी बॉडी में कोई स्ट्रेस आ रहा है, हमको स्ट्रेस से बचने के लिए हम शराब या सिगरेट पिएं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ ड्रग एब्यूज़. सो व्हेन द ड्रग्स दे आर टेकन अदर देन द नॉर्मल क्लिनिकल यूज़, कि नॉर्मल फिजिशियन उसको प्रिस्क्राइब करके उसके अलावा अगर हम ड्रग्स को ले रहे हैं तो हमारी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को चेंज करने के लिए, देन इट इज़ कॉल्ड एज ड्रग एब्यूज़. वार्निंग साइंस ऑफ ड्रग एब्यूज़. अगर कोई व्यक्ति ड्रग का डिपेंडेंट हो रहा है तो उसके कुछ वार्निंग साइंस हैं जो कि समझ में आने लगते हैं. तो आखिर अगर हमारे आसपास भी ऐसा कुछ होता है तो हमें ये पहचानना आना चाहिए एक अच्छे नागरिक के नाते. तो इसमें क्या साइंस है, किस तरीके से हम पहचानेंगे कि जो एडोलेसेंट्स हैं वे दे आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ ड्रग एब्यूज़ या दे आर ड्रग डिपेंडेंट. तो इसमें क्या होगा कि पहले तो वो बच्चे का धीरे धीरे एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो ड्रॉप होने लगेगा. फिर वो बिना किसी कारण से स्कूल और कॉलेज से एब्सेंट होने लगेगा, और अपने पर्सनल हाइजीन की तरफ उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा, कैसे रहना है, कोई पर्सनालिटी नहीं होगी, और दे विल वॉक, यू कैन फील दोज टाइप ऑफ पर्सन वेरी ईजीली. और साफ़ सफाई का कोई उनको ध्यान नहीं रहेगा, कपड़े भी वो अस्त व्यस्त तरीके के पहनते हैं. देन विड्रॉवल एंड आइसोलेशन, अकेले रहने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में वो नहीं रहेंगे, कोशिश ये करेंगे कि परिवार में भी वो अकेले ही रहें. एंड एग्रेसिव बिहेवियर, जरा जरा सी बातों पे उन्हें गुस्सा आने लगेगा, उनकी स्लीपिंग और ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाएगी, डिप्रेशन में जाने लगेंगे, क्योंकि वो अकेले रहेंगे तो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगते हैं.
फैटिगनेस या थकान उनकी बॉडी में हमेशा उनको महसूस होती है। फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स से उनके रिलेशनशिप्स जो हैं एकदम डेटीरिएटिंग या बिगड़ने लगते हैं। ये सब से हमको पहचान लेना चाहिए कि जो भी कोई व्यक्ति है ये उसके वार्निंग साइंस है। इससे हमको पता पड़ जाएगा कि कोई पर्सन जो है ही इज़ ड्रग एडिक्ट। नाउ विड्रावल सिम्टम्स, अगर कोई व्यक्ति चाहे कि वो ड्रग्स को नहीं लेना चाहे या कोई उसको बोल रहा है कि ठीक है अब तुम ड्रग्स मत लो, तो अगर वो डिसकंटिन्यू कर लेता है अपने रेगुलर डोसेस जो वो ले रहा था ड्रग्स के या अल्कोहल के, और एब्रप्टली अगर ये उसको जानबूझ के उसको डिसकंटिन्यू करता है, तो इससे क्या होगा, चूँकि अब बॉडी को उसके रेगुलर लेने की हैबिट पड़ चुकी है, तो एक पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक बॉडी में स्वेटिंग है, थकान है, पूरी बॉडी में दर्द, ट्रिमॉर्स इन द बॉडी, एंग्जाइटी, एक अजीब सी फीलिंग होगी। हम देखते हैं कि वो व्यक्ति तड़पता सा है। यू माइट हैव सीन द पिक्चर संजू ऑल्सो, उसमें भी आपने देखा होगा किस तरीके से जब उसको ड्रग्स नहीं मिलती है तो वो पूरी तरीके से तड़पता है, और जब उसको ड्रग्स की थोड़ी क्वांटिटी दे दी जाती है तो वो नॉर्मल कंडीशन में आते हैं। तो ये जो पूरा कलेक्टिवली ये जो कैरेक्टर्स हैं जो दिखाई देते हैं जब कोई व्यक्ति ड्रग्स कंटिन्यू लेते लेते एकदम से स्टॉप करता है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज विड्रावल सिंड्रोम। दिस इज़ विड्रावल सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है, एंग्जाइटी, ट्रिमॉर्स ऑफ द बॉडी, नोजिया, स्वेटिंग एक्सेट्रा, ये सब सिम्टम्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। और व्यक्ति को आराम कब मिलेगा, जब उसको ड्रग्स जो हैं वो अवेलेबल कराई जाती है। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में यही होता है कि धीरे धीरे उनको उससे दूर करते हैं। नाउ वी विल सी वन बाय वन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स। सबसे पहले है साइकोट्रोपिक ड्रग्स। वो ड्रग्स जो कि हमारे ब्रेन जो है उसमें चेंजेस ला देता है, हमारा जो कॉन्शियस बिहेवियर है उसमें चेंजेस ला देता है। देखिए, ब्रेन से अगर हम कोई सोच समझ के काम करते हैं तो वो अलग होता है। अगर ब्रेन हमारी जो भी हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें अगर ब्रेन साथ नहीं दे रहा है तो वो जो है हम बिल्कुल चेंज्ड वे में बिहेवियर करेंगे। तो उस तरीके से हमारे बिहेवियर को अल्टर कर दे या हमारे कॉन्शियस बिहेवियर में चेंजेस ला दें, यानी कि ये ड्रग्स जो हैं कहाँ पर एक्ट कर रहे हैं, दे आर एक्टिंग ऑन आवर ब्रेन। हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ पर ये अपना एक्ट करता है, हमारे ब्रेन पे एक्ट करता है और हमारे मूड को एकदम चेंज कर देता है। सो दिस टाइप ऑफ ड्रग्स दे आर कॉल्ड एज द साइकोट्रोपिक ड्रग्स एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द मूड अल्टरिंग ड्रग्स। सो साइकोट्रोपिक ड्रग्स हो गए एक टाइप के। अब किस तरीके से ये जो हैं ड्रग्स एक्ट करते हैं हमारे ब्रेन पे, हमारे माइंड पे, इस हिसाब से ड्रग्स को जो है अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। वेरी फर्स्ट इज़ द सीडेटिव्स, देन कम्स ओपिएट नार्कोटिक्स, देन कम्स स्टिमुलेंट्स, देन हेलोसिनोजेंस। इस तरीके से इसको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले जो है सीडेटिव्स क्या होते हैं एंड ट्रैंक्विलाइजर्स, वन बाय वन वी विल सी। सीडेटिव्स जो हैं दे हैव अ डिप्रेसिंग इफेक्ट ऑन द ब्रेन एक्टिविटी एंड प्रोड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन एंड ड्राउजीनेस। अगर हमारे ब्रेन में किसी कारण से कोई टेंशन वगैरह है तो इसके लेने से क्या हो गया कि एक तो ये आपको एकदम से नींद का फीलिंग लाएगा, इससे कि यानी कि ड्राउजीनेस होगा, रिलैक्सेशन आपको महसूस होगा। और उसके बाद इसके अगर हायर डोजेस आप लेते हैं तो सीडेटिव्स क्या करेंगे, इसके कारण इट इंड्यूसेस स्लीप या नींद इससे आती है हायर डोजेस लेने से। लेकिन जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपके टेंशन को जो है वो रिलीज़ करते हैं, आपकी थकान जो है उसको रिलीज़ करेंगे, आपकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दे विल नॉट इंड्यूस द स्लीप। इसके कारण नींद नहीं आएगी। किसके कारण, ट्रैंक्विलाइजर्स के कारण। लेकिन सीडेटिव्स क्या करेंगे, ये आपको नींद लाने की कोशिश करेंगे, दे विल इंड्यूस स्लीप। तो अगर नींद आएगी तो ऑटोमेटिकली यू विल फील रिलैक्स्ड। तो ये एक तरह की नींद वाली दवाइयाँ ही हो गई। सीडेटिव्स की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो दे आर डिप्रेसेंट, दे आर अ ग्रुप ऑफ ड्रग्स दैट डिप्रेस द
CNS जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको डिप्रेस करता है, उसको ज़्यादा एक्टिव नहीं होने देता है। हैविंग अ कामिंग इफेक्ट एंड आर प्रिस्क्राइब टू ट्रीट एंग्जाइटी, एकदम से कोई परेशानी है उसको ट्रीट करने के लिए जो है ये सीडेटिव्स का यूज़ किया जाता है। Then comes second type, that is opiate narcotics. Opioid drugs, they are a group of pain killers. जनरली डॉक्टर्स जो हैं पेन किलर्स के रूप में इसको यूज़ करते हैं, उनकी क्वांटिटी उनके हिसाब से रहती है, लेकिन तभी बोला जाता है कि ज़्यादा पेन किलर्स जो हैं व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए कि उसका एडवर्स इफेक्ट जो है हमारी बॉडी में आता है। तो ओपियोइड जो ड्रग्स हो गए ये दीज आर द ग्रुप्स ऑफ पेन किलर्स। अब ये ड्रग्स क्या करते हैं, दे ड्रग्स बाइंड टू द स्पेसिफिक ऑपियोइड रिसेप्टर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑल्सो द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब देखिए जितने भी ड्रग्स अगर बॉडी में जाते हैं तो हमारे बॉडी में उसको रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे ही ये ऑपियोइड को रिसीव करने के लिए स्पेसिफिक ऑपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं। दिस आर द स्पेसिफिक ऑपियोइड रिसेप्टर्स। और ये जो ऑपियोइड रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, दो जगह पर ये स्पेसिफिक जो हैं ओपियोइड ड्रग्स ओपियोइड रिसेप्टर्स दे आर प्रेजेंट। अभी किस तरीके से बॉडी में अपना इफेक्ट डालते हैं, अब हमने बताया कि दे आर द ग्रुप ऑफ पेन किलर्स, यानी कि ये नम द पेन, हमारा जो दर्द है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। अब जब हमको किसी दर्द से या किसी एक्सीडेंट की वजह से कोई टेंशन है तो वो टेंशन या एंग्जाइटी को भी रिलीज़ करते हैं। और यही अगर हमें दर्द होता है, कुछ होता है तो हमारा ब्लड प्रेशर वगैरह हाई होता है तो ब्लड प्रेशर को लो करता है। ब्रीदिंग रेट जो सांस फूल रही होती है उसको भी लो करता है। तो दिस आर द ओपिएट नारकोटिक्स ओपियोइड ड्रग्स, दे आर द ग्रुप ऑफ द पेन किलर्स। ये किसका ग्रुप है, पेन किलर्स के ग्रुप हैं। और ये जो ड्रग्स होते हैं इनके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जो हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये रिसेप्टर्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। अब इनका इफेक्ट बॉडी में किस तरीके से होता है ये हमने देखा कि दे नम द पेन, हमारे दर्द को कम करते हैं, रिड्यूस टेंशन एंड एंग्जाइटी, लोअर द ब्लड प्रेशर एंड द ब्रीदिंग रेट। ऑपियोइड्स को ही हम देखेंगे कौन से तरह के होते हैं, ये अलग अलग देखिए, आपने सबके नाम सुने हैं। वेरी फर्स्ट इज हीरोइन, हीरोइन के बारे में आपने देखा है सुना है। इसको कॉमनली जो है स्मैक भी बोला जाता है। और केमिकली अगर इसका नाम देखा जाए तो केमिकली इट इज़ कॉल्ड एज डाई एसिटाइल मॉर्फिन। देखिए ये एक ऑपियोइड ड्रग है, ठीक है, इट इज़ अ ऑपियोइड ड्रग। ये एक वाइट कलर का क्रिस्टलाइन कड़वा बिटर सा कंपाउंड होता है, वाइट रहता है, ऑर्डरलेस, इसकी कोई खुशबू नहीं होती है लेकिन बिटर होता है, कड़वा होता है और क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। इसका केमिकल नेम अगर हम देखते हैं तो केमिकली इट इज़ डाई एसिटाइल मॉर्फिन। कॉमन नेम इसका है हीरोइन, हीरोइन का कॉमन नेम क्या है, इट इज़ कॉल्ड एज स्मैक, ठीक है। ये ओपियोइड है, देखिए ये सब नाम जो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड टेबल्स जो हैं ये पूछी जाती हैं। तो ये फिगर 8.7 आप आपके एनसीईआरटी में देखेंगे, उसको आपको लर्न करना है। अब ये जो है मॉर्फिन, यही हीरोइन ही जो है, इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द एसिटाइलेशन ऑफ द मॉर्फिन। यहाँ पर फिगर दिया हुआ है मॉर्फिन का, ये प्लांट का पॉपी प्लांट का भी फिगर यहाँ पर दिया हुआ है 8.8 में आप देखेंगे। ये जो है मॉर्फिन जो होता है उसका एसिटाइलेशन करते हैं। अब मॉर्फिन क्या है, मॉर्फिन जो है इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट का जो लेटेक्स होता है, जो मिल्क जैसा सब्सटेंस होता है कुछ प्लांट से निकलता है। तो पॉपी क्या है, एक तरह से पॉपी सीड्स के बारे में आपने सुना होगा, जो खसखस होता है उसका प्लांट जो होता है उसका नाम होता है पेपेवर सोमनीफेरम। देखिए ये सब नाम थोड़े से नए हैं, इनको याद रखिए। पॉपी प्लांट का नाम क्या है, पेपेवर सोमनीफेरम। इस पेपेवर सोमनीफेरम या इस पॉपी प्लांट से, देखिए यहाँ पर इसका फिगर है, ये है ओपियम पॉपी, ये इसका पूरा का पूरा प्लांट है। इस जगह पर जो है ये यहाँ पर इसका ओपियम ये यहाँ से निकलता है। अब देखिए तो क्या हो गया, ये पेपेवर सोमनीफेरम जो कि
पॉपी प्लांट कहलाता है, उसके लेटेक्स से जो है मॉर्फिन का फॉर्मेशन होता है। फिर इस मॉर्फिन का क्या किया जाता है, एसिटाइलेशन करते हैं। फिर जब इस मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करते हैं तो ये हीरोइन या स्मैक का फॉर्मेशन होता है, जो कि डायएसिटाइल मॉर्फिन कहलाता है। अब जनरली इसको किस तरीके से लिया जाता है, स्नॉटिंग यानी कि जैसे नाक से हम सूंघ के कोई चीज़ लेते हैं, या इंजेक्शन से जो है इसको पब्लिक लेती है, या जो लोग हैं ड्रग एडिक्ट्स हैं वो इसको इस तरीके से लेते हैं। हीरोइन क्या करता है, ये हमारे जो है एक तरह से इट इज़ अ डिप्रेसेंट और हमारे बॉडी के फंक्शंस जो हैं उसको स्लो डाउन कर देता है। अगेन इसके विड्रॉल सिम्टम्स, अगर हम इसको लेना व्यक्ति बंद कर देता है तो उसको वॉमिटिंग, डायरिया, पर्स्पिरेशन, एकदम से पसीने बहुत ज़्यादा आना, शिवरिंग, फिर एब्डोमिनल क्रैम्प्स और मस्कुलर क्रैम्प्स, पेट में दर्द है और मसल्स में बहुत तेज़ी से उसको दर्द होता है, डायरिया, दस्त लगना, वॉमिटिंग, ऐसी प्रॉब्लम्स उसको होने लगती है अगर वो विड्रॉ करता है। तो इसके कारण कई बार परेशान होकर वो वापस ले लेते हैं उसको। तो दैट इज़ वाई दे बिकम एडिक्ट ऑफ दिस। तो आगे अच्छे से समझ में, दिस इज़ ये ओपियोइड का एग्जाम्पल है हीरोइन। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक, केमिकली डायएसिटाइल मॉर्फिन, वाइट कलर का ओडरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, जो कि एक्सट्रैक्ट कहाँ से होता है, पॉपी प्लांट के लेटेक्स से। जो मॉर्फिन बनता है उसके एसिटाइलेशन से इसका फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज़ अ पॉपी प्लांट। अब थर्ड जो ग्रुप है दैट इज़ द स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट जनरली हम इतना, ये थोड़ा सा माइल्ड ही होता है, और आपने कैफ़ीन या कॉफ़ी, टी, कोका कोला ड्रिंक्स, ये सब में क्या होता है, स्टिमुलेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि क्या होता है, आप देखते हैं कि कई बार लोग बाग रात को ज़्यादा देर तक जग जग के जो काम करते हैं, तो अलर्ट और एक्टिव और जगे रहने के लिए वो टी, कॉफ़ी वगैरह जो है इसको पीते हैं। तो ये क्या करता है, आपको स्टिमुलेंट की तरह वर्क करता है। सो दे स्टिमुलेट द नर्वस सिस्टम एंड मेक अ पर्सन वेकफुल, अलर्ट एंड एक्टिव। सबसे जो माइल्डेस्ट स्टिमुलेंट है वो कैफ़ीन है, जो कि टी में, कॉफ़ी में, कोका एंड कोला ड्रिंक्स में प्रेजेंट होता है। तो इन सब में क्या प्रेजेंट होता है, यू शुड रिमेंबर इट इज़ कैफ़ीन। तो जो स्टिमुलेंट्स होते हैं, अलग अलग तरह के स्टिमुलेंट्स अभी हम देखेंगे आगे भी, जो कि थोड़े से स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट्स भी होते हैं। तो अभी हम पहले देख रहे हैं कि स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिव या अलर्ट बना देते हैं। फिर उसके बाद जो माइल्डेस्ट यानी कि जो थोड़े से कम किस्म के स्टिमुलेंट हैं वो कैफ़ीन कहलाता है, जो कहाँ प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट इन टी, कॉफ़ी, कोका कोला ड्रिंक्स एक्सेट्रा। अब स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट्स कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट्स जो हैं, इट इंक्लूड्स कोकेन, के बारे में आपने सुना होगा, एम्फेटामाइंस, इन सबको इंक्लूड करता है। अब कोकेन क्या है, अब ये आपको याद रखना है अगेन कि कोकेन जो है इट इज़ एन एल्केलॉइड विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कोका प्लांट। कोका प्लांट का नाम क्या है, एरिथ्रोजाइलॉन कोका। दिस ऑल यू हैव टू रिमेंबर, ये लर्न कर लीजिएगा अच्छे से क्योंकि ये पूछा जाता है। तो कोकेन जो है किससे एक्सट्रैक्ट होता है, फ्रॉम द कोका प्लांट। कोका प्लांट का नाम क्या है, एरिथ्रोजाइलॉन कोका। ओके, तो ये कोकेन और एम्फेटामाइंस क्या हैं, ये स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, ये हमारी अलर्टनेस और एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट ग्रुप कम्स दैट इज़ द हेलुसिनोजेंस। हेलुसिनोजेंस क्या होते हैं, ये एक तरह के साइकोट्रॉपिक ड्रग्स होते हैं विच कैन अल्टर द पर्सनस फीलिंग, थॉट्स एंड परसेप्शंस। एकदम से व्यक्ति की जो है सोच, फीलिंग्स को एकदम वो चेंज कर देता है, उसको दुनिया अलग ही नज़र आती है। And hallucinogens, it is a psychoactive agent that often or ordinarily they causes hallucination, perceptual anomalies and other substantial subjective changes in the thought, emotions and consciousness। और पूरी तरीके से ये व्यक्ति के जो थॉट्स है उसको चेंज कर देता है। अब ये कहाँ से बनता है, द प्रोडक्ट्स ऑफ द हेम्प प्लांट। हेम्प प्लांट जो है उसका नाम होता है कैनाबिस सटाइवा। हेम्प से रस्सी वगैरह जो है वो बनती है, आपने देखा होगा। सन, इसको हिंदी में बोला जाता है, सन की रस्सी होती है, उससे जो है ये हेम्प प्लांट, इसका नाम होता है कैनाबिस सटाइवा।
और इससे जो बनते हैं ये प्रोडक्ट्स, इनको हम कहते हैं कैनाबिनॉइड्स। व्हाट आर दे कॉल्ड? दे आर कॉल्ड एज कैनाबिनॉइड्स। अब ये कैसे ऑब्टेन होते हैं? दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द कैनाबिस सटाइवा प्लांट। ठीक है, तो ये कैनाबिनॉइड्स कैसे बनते हैं? ये जो कैनाबिस सटाइवा प्लांट है इसके इन्फ्लोरेसेंस से, यानी कि जो पूरा फूल का जो पार्ट है उससे ये बनते हैं। और जब इसको वेरियस केमिकल कॉम्बिनेशंस के साथ अलग अलग ड्रग्स इससे बनते हैं। पहला है मारिजुआना, देन इज़ हशीश, देन चरस, गांजा। ये सब के बारे में आपने बहुत ही आसानी से सुना होगा। चरस गांजा इज़ वेरी कॉमन। आप देखते हैं साधु वगैरह जो हैं इसको पीते रहते हैं। तो चरस है, गांजा है, हशीश, मारिजुआना, ये सब क्या हैं? ये ऑब्टेन होते हैं by various combination by this inflorescence of cannabis sativa. So these all are the cannabinoids, चूँकि ये cannabis sativa से फॉर्म होते हैं। जनरली इनको इन्हेलेशन से या ओरल इंजेक्शन मतलब डायरेक्टली खा लिया जाता है। और इसको जो है ज़्यादा करके इट इज़ मिसयूज बाय द स्पोर्ट्स पर्सन टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। हम देखते हैं डोपिंग टेस्ट वगैरह में कई बार जो स्पोर्ट्स पर्सन पकड़े जाते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, ये इन्हीं दवाइयों का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइइथैलेमाइड। इट इज़ द मोस्ट पोटेंट हेलुसिनोजेंस, ये भी हेलुसिनोजेंस का ही टाइप है। When taken in the ratio of 1 microgram per kilogram of the body weight, it can produce the psychedelic effects and cause the severe damage in the CNS. पूरी तरीके से हमारे CNS को ये डैमेज कर सकता है अगर ये इतने से ही क्वांटिटी में भी लिया जाए तो। अब ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ये इसमें भी हेलुसिनोजेनिक की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि व्यक्ति के परसेप्शंस को पूरी तरीके से चेंज कर देता है, थॉट को चेंज कर देता है। तो ये बनता कैसे? ये बनता है एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा प्लांट से। एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा प्लांट से ये LSD का फॉर्मेशन होता है। ओके, देखिए ये लाइसर्जिक एसिड डाइइथैलेमाइड जो है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एसिड। इट इज़ अ हेलोसिनोजेनिक ड्रग्स and effects typically includes the altered thought, feelings and awareness of one's surrounding, and many users see or hear things that do not exist. आपने देखा होगा कई लोग ऐसी बातें करते हैं जो कि किसी को कुछ भी नहीं पता है और कुछ अलग ही वो बातें करने लगते हैं। तो इस तरीके से जो है इसमें व्यक्ति के जो प्यूपिल्स हैं वो डायलेट होने लगते हैं और इंक्रीज ब्लड प्रेशर और इंक्रीज टेम्परेचर, अलग अलग तरीके के इसमें जो है सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ये देख सकते हैं आप फिगर में किस तरीके से इसको उसने अपने टंग में रखा हुआ है। दिस ऑल आर द LSDs। देखिए ये केमिकल स्ट्रक्चर मॉर्फिन का एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के। थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, पूरा बनाने को स्ट्रक्चर इट डजंट कम्स, बट ये फिगर इस तरीके का दे देते हैं। ये केमिकल स्ट्रक्चर बना के पूछते हैं किसका स्ट्रक्चर है, तो यू शुड रिमेंबर दैट इट इज़ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन। ये देखिए कैनाबिनॉइड, ये लीव्स हैं कैनाबिस सटाइवा की। जितनी भी इमेजेस हैं ना आपके NCERT की, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी इमेज को छोड़िएगा नहीं, कैसे भी पूछ लेते हैं ये। सो दिस इज़ कैनाबिनॉइड, दिस वॉज मॉर्फिन। देखिए हल्का सा आप उसको पहचानेंगे तो यू कैन ईजीली रिमेंबर इट। ये धतूरा है। अब देखिए टोबैको, ये तो मैक्सिमम लोग इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ स्मोक्ड, च्यूड और यूज्ड एज स्नफ, यानी कि उसको नोज़ में लेकर भी कई लोग उसको स्नॉटिंग भी करते हैं और कई लोग इसको च्यू भी करते हैं। सिगरेट के रूप में इसको स्मोकिंग भी इसकी की जाती है। सी नाउ वी विल सी टोबैको। टोबैको आपको पता ही है, टोबैको कंटेन्स निकोटीन एंड एल्केलॉइड। इसमें क्या होता है? निकोटीन प्रेजेंट होता है। निकोटीन क्या होता है? एक तरह का एल्केलॉइड होता है। निकोटीन जो है हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, ये सब क्या होता है? इंक्रीज़ हो जाता है। और उसके बाद स्मोकिंग टोबैको, इट इज़ एसोसिएटेड विद द कैंसर ऑफ
लंग्स है, आपको अच्छे से पता है स्मोक जो है हमारे लंग्स में जाती है, तो उस जगह पर ये हमारे लंग्स है, यूरिनरी ब्लैडर है, थ्रोट है, ब्रोंकाइटिस, एम्फीसेमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, गैस्ट्रिक अल्सर एक्सेट्रा सबसे एसोसिएटेड जो है ये स्मोकिंग टोबैको होता है। मतलब स्मोकिंग करने से हमको ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती है, इतने सारे कैंसर से हम कैंसर्स का हमको खतरा होता है। स्मोकिंग जो है इसके, अब देखिए ये जो है ना स्मोकिंग इंक्रीज्ड, स्मोकिंग के जो इल इफेक्ट है ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो रिमेंबर दिस, smoking tobacco, it is associated with the cancer of lungs, urinary bladder and throat, bronchitis, emphysema, coronary heart disease, gastric ulcer. And also this is also one more important point, smoking increases the carbon monoxide content of the blood. ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर क्या करेगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट बढ़ाएगा इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, तो जिसके कारण क्या होगा कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो हीमोग्लोबिन की वो कम हो जाएगी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। एंड टोबैको च्यूइंग इट इज़ एसोसिएटेड विद द कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी। आप जाते होंगे ज़्यादा करके जो डेंटिस्ट वगैरह के जो क्लिनिक्स होते हैं उसमें यू सी द पिक्चर, वहाँ पर टोबैको या जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं या टोबैको जो चीव करने वाले लोग हैं उनके फेस का, उनके मुंह का, पूरे बकल कैविटी का वो पिक्चर बताते हैं। उसके अंदर आप देखते हैं कि कितना वो गंदा सा पिक्चर होता है जिसमें कि उस व्यक्ति को ओरल कैंसर हो जाता है बाय चीविंग द टोबैको। और लंग्स में भी क्या होता है, स्मोक जो है वो इकट्ठा होने लगता है। आपने ये भी देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति सिगरेट का पैकेट पढ़ता है तो वहाँ पर एक स्टैट्यूटरी वार्निंग जो है वो छोटे से में लिखे थे। मूवीज़ वगैरह में भी कोई अगर पिक्चर में स्मोक करते हुए बताते तो लिखा रहता है एक छोटे से में नीचे कि स्टैट्यूटरी वार्निंग, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, बट देन ऑल्सो लोग वो चीज़ नहीं देखते हैं और यंग और ओल्ड सारे ही जो हैं स्मोक करते हैं। Knowing the dangers of the smoking and chewing tobacco and its addictive in nature, ये भी addictive होता है नेचर में, the youth and the old need to avoid this habits. Any addiction, कोई भी अगर व्यक्ति को किसी भी चीज़ का एडिक्शन है, भले ही वो स्मोकिंग का हो, ड्रग्स का हो, उसके लिए they require counseling and medical help to get rid of this habit. ये आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। विल जस्ट टेक अ लुक ऑन इट, एडोलेसेंस एंड ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़। एडोलेसेंस का मतलब क्या होता है, एडोलेसेंस मीन्स बोथ अ पीरियड एंड अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड बिकम्स मैच्योर। एक जो बच्चा है वो मैच्योर होता है और एडोलेसेंट का जो पीरियड होता है वो 12 से 18 साल के बीच का कहलाता है। सो 12 to 18 years age it may be thought as the adolescence period. इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि एडोलेसेंस क्या होता है कि चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का ब्रिज या लिंकिंग ब्रिज होता है। एडोलेसेंस में क्या होता है, बहुत सारी बायोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस होते हैं बॉडी में। एडोलेसेंस जो है इट इज़ अ वेरी वल्नरेबल फेज ऑफ मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। कोई भी जो है एडोलेसेंस के बॉडी में उस समय बहुत ही ज़्यादा फिजियोलॉजिकल और मेंटल चेंजेस होते हैं, इसीलिए इट इज़ अ वेरी वल्नरेबल फेज। इसको बहुत ही ध्यान से पेरेंट्स और टीचर्स और पीयर्स के बहुत अच्छे से सपोर्ट के साथ एडोलेसेंस जो है पीरियड को निकालना है। क्यूरियोसिटी नीड्स फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट, हमने ये भी देखा कि इस एज में क्यूरियोसिटी भी बहुत ज़्यादा रहेगी, एक्साइटमेंट रहता है कोई ना कोई नई चीज़ करने का, एक्सपेरिमेंटेशन का जो है यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा एक उत्साह रहता है, या कई बच्चे उनको मोटिवेट करते हैं कि ये करें, ये एक्सपेरिमेंट करें, एक बार करने से कुछ नहीं होता। लेकिन ये सब जो है इसको अगर बच्चा स्टार्ट करता है तो वो इन प्रॉब्लम से एस्केप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसके कारण और ये क्यों करते हैं, ज़्यादा करके या तो उनको स्ट्रेस होता है या प्रेशर होता है कि हम किस तरीके से एग्ज़ामिनेशन में अपने एकेडमिक्स परफॉर्मेंसेस को एक्सेल करें। ये सब के कारण भी क्या होता है कि इन स्ट्रेसेस से बचने के लिए हम देखते हैं कि ज़्यादा करके जो स्टूडेंट्स बाहर रहते हैं दे अंडरगो दिस ड्रग एडिक्शन। एंड आजकल जो एक नया फैशन हो गया है कि कूल फीलिंग ऑफ कूल एमंग द यूथ,
कि स्मोक करने से अपने आप को कूल महसूस करते हैं, या अल्कोहल लेने से दे फील दैट दे आर वेरी स्मार्ट और दे आर वेरी कूल। तो ये सब भी एक थिंकिंग जो है, टेलीविज़न है, मूवीज़ है, न्यूज़पेपर है, इन सब से ये इन चीज़ों को प्रमोशन मिलता है। अदर फैक्टर्स दैट हैव बीन एसोसिएटेड विद द ड्रग एंड द अल्कोहल अब्यूज़, दैट इज़ द, अगर फैमिली अनसपोर्टिव होती है, कई बार बच्चों की तरफ फैमिली का या पेरेंट्स का कोई ध्यान नहीं होता है, फैमिली अनस्टेबल है, किसी कारण से बच्चों की इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं, या पीयर प्रेशर है, इन 3 कारणों से भी जो है एडोलेसेंट इन सभी ड्रग एडिक्शन में वो पड़ जाते हैं। नो एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। एडिक्शन क्या है? एक तरह का साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है, कि मतलब आदी हो जाता है उस चीज़ के लिए। जैसे हम कहें कि इसको तो फिल्म देखने का एडिक्शन है, यानी कि उसको पिक्चर देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साइकोलॉजिकल एक अटैचमेंट हो जाता है टू सर्टन इफ़ेक्ट्स सच एज यूफोरिया एंड टेम्पररी फीलिंग। ये क्या होता है? एक थोड़ी सी देर की फीलिंग है किसी को कि हमको ड्रग या अल्कोहल से कुछ एक खास फ़ायदा हो रहा है। तो विथ रिपीटेड यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर्स, अब ये क्या होगा? जैसे ड्रग्स लेगा, हमने देखा कि उसके रिसेप्टर्स बॉडी में बन जाते हैं, और ऐसे ही अगर ड्रग्स ज़्यादा लेता जाएगा तो फिर बॉडी में उसको टॉलरेट करने के लिए रिसेप्टर्स जो है वो भी बढ़ते चले जाएंगे। तो इसके कारण क्या होगा कि कॉन्सिक्वेंटली द रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड। अब अंदर रिसेप्टर्स तो हमारे बहुत सारे हो गए, तो अगर कम डोज ली तो रिसेप्टर्स दे नीड हायर डोज, तो इसीलिए वो रिसेप्टर्स और ज़्यादा लेने की, उसको इनटेक करने की अंदर से इच्छा जाहिर करेगा। ओके, तो फिर धीरे धीरे कंसिक्वेंटली क्या होगा? दैट पर्सन स्टार्ट्स टेकिंग हायर एंड हायर डोजेस ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स, एंड दिस इज ग्रेटर इंटेक ऑफ दिस ड्रग्स, इट इज़ कॉल्ड एज एडिक्शन। तो यूज़ ऑफ ड्रग्स इवन वंस कैन बी अ फोर रनर टू द एडिक्शन। सिर्फ कई बार लोग कहते हैं कि अरे एक बार लेने से कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये आपको एडिक्शन की तरफ ले जा सकता है। तो डिपेंडेंस is the tendency of the body to manifest a characteristic and unpleasant withdrawal syndrome if regular dose of the drugs or the alcohol is abruptly discontinued। ये मैंने आपको पहले भी withdrawal syndrome के बारे में बताया कि अगर व्यक्ति चाहे कि अब वो नहीं लें तो उसकी बॉडी में ये सब प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, शेकीनेस, एकदम कपकपी आएगी, नोजिया, स्वेटिंग एक्सेट्रा, इस तरीके के विड्रॉवल सिंड्रोम्स जो है वो भी बॉडी में होने लगते हैं। सो दिस इज़ अगेन वन मोर प्रॉब्लम, तो उसको कंट्रोल करना है। इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज़, किस तरीके से ये दिस वी हैव सीन कि किस तरीके से ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस होता है, अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम द स्कूल, लैक ऑफ इंटरेस्ट और पर्सनल हाइजीन, एग्रेसिव बिहेवियर हो जाएगा उसका, डिटेरिएटिंग रिलेशनशिप विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, कोई हॉबीज़, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, चेंज स्लीपिंग और ईटिंग हैबिट्स में, वेट एकदम से फ्लक्चुएटिंग और चेंजेस रहेगा, भूख वूख नहीं लगेगी। और जो फिर और प्रॉब्लम्स कब होंगी? अगर जो इंट्रावीनस अगर ड्रग यूज़र्स हैं तो वो एक दूसरे की नीडल्स को यूज़ करेंगे, तो दे विल बी मोर प्रोन टू द इन्फेक्शंस लाइक एड्स एंड हेपेटाइटिस। और उसके साथ अगर क्रॉनिक यूज़ अल्कोहल का और ड्रग्स का करते हैं तो वो हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, और साथ में लीवर सिरोसिस, यानी कि हमारा लीवर जो है वो भी डैमेज हो जाता है। और ड्रग्स का और अल्कोहल का यूज़ प्रेगनेंसी के समय भी अगर कोई लेडी करती है तो उसका इफ़ेक्ट जो है उसके फीटस पर आता है। अब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, किस तरीके से हम इसको प्रिवेंट करें या कंट्रोल करें? तो वेरी फर्स्ट इज़ अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। एवरी चाइल्ड, सबकी अपनी एक पर्सनालिटी होती है, ओके। इसमें किसी को किसी दूसरे या अपने साथी की क्या क्वालिटीज़ है, उसकी क्या पर्सनालिटी है, उसको देख के कोई हीन भावना नहीं लानी चाहिए। चाइल्ड जो है उसकी अपनी पर्सनालिटी है विच शुड बी रिस्पेक्टेड एंड नर्चर। ये दूसरों को भी देखना चाहिए कि कई लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे ये तो ऐसा, ये तो ऐसा, कोई स्मार्टनेस नहीं, कोई पर्सनालिटी नहीं। तो इसमें भी क्या होता है कि बच्चा जो है थोड़ा सा डिप्रेशन में आ जाता है। सो
A child should not be pushed unduly to perform beyond his or her threshold limits. भले वो स्टडीज़ हो, स्पोर्ट्स हो या एक्टिविटीज़ हो, यानी कि किसी बच्चे को उसकी जितनी लिमिट है, उसकी जितनी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा की उससे उम्मीद नहीं करनी चाहिए या उसको उतना प्रेशर नहीं देना चाहिए कि ये भी करो। बच्चे की ये उतनी कैपेसिटी नहीं है, बट द पेरेंट्स दे आर एक्सपेक्टिंग मोर एंड मोर फ्रॉम दैट चाइल्ड। तो इससे भी क्या होता है, वो बच्चा अनड्यू प्रेशर में आ जाता है। फिर वो उसको दूसरी तरफ अगर उसको कहीं आनंद मिलेगा तो दैट पर्सन विल गो दैट साइड। देन एजुकेशन एंड काउंसलिंग, educating and counseling that person who his or her facing problems and stresses and to accept disappointments। आपको अपने जो stresses हैं और जो disappointment अगर मिल रहा है तो उसको accept करने की आप में शक्ति होनी चाहिए। एंड फेलियर्स क्या है, दे आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। इसको हमको चैनलाइज करना चाहिए। हमको अपने मूड को, कई बार अगर किसी कारण से डिप्रेशन आ गया है तो स्पोर्ट्स है, म्यूज़िक है, रीडिंग वगैरह करके हमको उसको अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहिए। योगा एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है ये भी करके हमारे माइंड को और स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड peers, help from parents and peers should be sought immediately so that they can guide appropriately। तुरंत अगर हमें लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई बच्चा हमसे ज़िद कर रहा है तो हमें अपने पेरेंट्स को या अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना चाहिए, जिससे कि हमको एक प्रॉपर गाइडेंस अप्रोप्रिएट टाइम पे मिल जाए। Help may even be sought from the close and the trusted friends also. Besides getting proper advice to sort out their problems, this would help young to vent their feelings, anxiety and the guilt। किसी कारण से आपसे कोई गलती हो गई है, कुछ भी हो गया, तो वो भी अगर हम अपने पेरेंट्स से या अपने अच्छे क्लोज दोस्त से जो कि ट्रस्टेड वाला है उससे शेयर करते हैं तो भी हमारी जो गिल्ट है उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। लुकिंग फॉर द डेंजर साइंस, अलर्ट पेरेंट्स और जो टीचर्स होते हैं दे ऑलवेज हैव टू लुक फॉर एंड आइडेंटिफाई द डेंजर साइंस डिस्कस्ड एबव। ऊपर जो पॉइंट्स दिए गए हैं उन सबको टीचर्स और पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए। फ्रेंड्स ही अकेले नहीं, इवन फ्रेंड्स इफ़ दे फाइंड समवन, अगर वो देख रहे हैं, फ्रेंड्स जनरली फ्रेंड सर्कल में ये होता है, कोई टीचर के सामने या पेरेंट के सामने ड्रग्स या अल्कोहल नहीं लेगा। तो अगर किसी फ्रेंड को मालूम पड़ रहा है कि उसका कोई दोस्त अल्कोहल या ड्रग ले रहा है तो उसको बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना चाहिए और पेरेंट्स को और टीचर्स को उसके बारे में ज़रूर बताना चाहिए, जिससे कि अप्रोप्रिएट मेजर्स जो हैं वो सही समय पर और डायग्नोज और मेलेडी जो है उसकी ली जा सके एंड रेमेडियल स्टेप्स फॉर द ट्रीटमेंट इनिशिएटिव स्टेज पे ही ले सकें। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, लेकिन जब अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाए हमारे कंट्रोल, टीचर या पेरेंट के कंट्रोल से बाहर, तब हमें प्रोफेशनल या मेडिकल हेल्प की तरफ जाना चाहिए। अ लॉट ऑफ हेल्प इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ हाईली क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट, साइक्राइट्रिस्ट एंड डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स to help the individual who have unfortunately got into this quagmire of drug and the alcohol abuse। जो बुरी तरीके से इस अल्कोहल एडिक्शन या ड्रग एडिक्शन में आ गया है तो उसके डी एडिक्शन के लिए बहुत सारे जो है प्रोग्राम्स चल रहे हैं। With such help the affected individual will get sufficient efforts and will power जो है उसका वहाँ पर बढ़ाते हैं। साइकेट्रिस्ट इस ढंग से ट्रीट करते हैं टू गेट रीड ऑफ द प्रॉब्लम कम्प्लीटली and lead a perfectly normal and a healthy life। So this was all with this chapter human health and disease। हमने सारी diseases को इसमें देखा और उसके बाद हमने ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ को देखा, किस तरीके से इसका प्रिवेंशन किया जाए, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। ऑल वी हैव सीन इन दिस चैप्टर। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। Thank you so much. If you have any problem, you can ask me your doubts. Thank you.